आज का हमारा नया चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम। यानी कि पॉलीफेज सिस्टम में क्या होता है कि हम कितने प्रकार के हमारे सिस्टम है, फेज सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब तक नाम सुना होगा आपने सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंगल फेज क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है, दो फेज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, सिंगल फेज में, दो फेज में, थ्री फेज में, इनके बीच एंगल डिफरेंस कितना होता है और किसका यूज कहाँ करते हैं और कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दो या दो से अधिक फेज को हम बोलेंगे पॉलीफेज। अगर हमारे पास एक फेज और एक न्यूट्रल है तो उससे बोलेंगे हम सिंगल फेज। लेकिन फेज क्या हो, या तो दो हों या फिर दो से अधिक हों, तीन फेज हो तो उसको हम बोलेंगे हम पॉलीफेज के नाम से जानते हैं। सिंपल सा परिभाषा है इसका कि दो या दो से अधिक फेज को हम पॉलीफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीफेज भी कह सकते हैं, पॉलीफेज को मल्टीफेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को, हमारा पॉलीफेज सिस्टम। तो पॉलीफेज सिस्टम समझ गए होंगे आप, यानी कि आपके जो सिंगल फेज के अलावा डबल फेज हो, ट्रिपल फेज हो, यानी कि दो फेज, तीन फेज, उसको हम पॉलीफेज के नाम से जानते हैं। और हमारे गांव घर में जो लाइट आती है ना, हम बात करें बेसिकली ग्रामीण एरिया में, तो उसको हमारे पास दो फेज के अंदर हम लाइन को भेजते हैं, यानी कि उसमें दो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, तो उसको हम दो फेज कहते हैं, जिसमें दो फेज और तीन वायर होते हैं। यदि हम बात करें थ्री फेज की, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तीन फेज फोर वायर होगा, यानी कि तीन हमारा फेज होगा RYB और एक हमारा न्यूट्रल वायर होगा, तो उसको हम थ्री फेज फोर वायर के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं कि सिंगल फेज और मल्टी फेज यानी कि पॉलीफेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बहुकला प्रणाली यानी कि मल्टी फेज को हम हिंदी में बहुकला प्रणाली या पॉलीफेज को हम बहुकला प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हो, जो हमारे फेज सिस्टम हो एक से अधिक हो। तो क्या फ़ायदे हैं इसके, इसको देख लेते हैं हम। कंपेरिजन जब करेंगे सिंगल फेज से मल्टी फेज को या पॉलीफेज को, तो क्या फ़ायदा होगा हमारा, देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति पारेषण के लिए बहुकलीय यानी कि पॉलीफेज सिस्टम, जैसे हमारा थ्री फेज, जनरली हम यहाँ पे हम बात करेंगे किसके लिए, थ्री फेज के सिस्टम में बात करेंगे। कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के पारेषण यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए थ्री फेज लाइन में सिंगल फेज की अपेक्षा हम पतले तार का इस्तेमाल कर सकते हैं या किए जाते हैं। क्यों, यदि पावर क्या हो, सेम हो, यदि आपको जो पावर है समान हो, यानी कि समान विद्युत शक्ति हो और उस शक्ति को हमें क्या करना हो, ट्रांसमिट करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना हो, तो क्या होगा, हमें अगर बात करेंगे सिंगल फेज यूज करेंगे तो उतनी शक्ति के लिए हमें मोटा वायर यानी कि जो हमारा कंडक्टर होगा मोटा यूज करना पड़ेगा, अधिक लगेगा उसमें इंसुलेशन मटेरियल हमारा। बात करें हम थ्री फेज की, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा उसी शक्ति के लिए, समान शक्ति के लिए हमें पतले तार का इस्तेमाल करके हम थ्री फेज सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ये कह लें कि हमें मान लीजिए 750 वोल्ट क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, 750 वोल्ट ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करना जो भी है। अगर हम इसको भेजेंगे सिंगल फेज के माध्यम से, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से इसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें मोटे वायर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसी शक्ति के लिए हमें शक्ति इतनी ही रखनी है और हम क्या करें, थ्री फेज का इस्तेमाल करें। थ्री फेज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमें पतले तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हमने क्या किया, इस पावर को तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसलिए हमारा क्या होगा, पतला वायर हो जाएगा। और हमारी चूँकि जानते हैं जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमें पतला वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रीज़न से हम यदि हम थ्री फेज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वायर का पतला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कॉस्ट भी कम आएगी, प्लस हमारी जो धातु है उसकी बचत भी होगी, इसलिए हम पॉलीफेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि बहुकला प्रणाली यानी कि थ्री फेज सिस्टम मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क उत्तम होता है, जबकि सिंगल फेज द्वारा पल्सेटिंग होता है। यानी आप जब मोटर पढ़ेंगे तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, जब आप यूज करेंगे थ्री फेज सिस्टम यानी कि तीन फेज सप्लाई देंगे उसमें, तो जो टॉर्क होगा, जो उसका बल गुण उत्पन्न होगा, वो अच्छा यानी कि एक स्मूथ और रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा। लेकिन हम आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है और एक पल्सेटिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। पल्सेटिंग टॉर्क का मतलब यह कि वो कंटिन्यूसली टॉर्क डेवलप नहीं करेगा। ये हमारा डिफरेंस है। हम इसलिए थ्री फेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो स्मूथ और अच्छा टॉर्क घूमने के लिए उसको प्रदान करेगा। थ्री फेज प्रदान करने के बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा थ्री फेज मोटर अधिक अशक्ति की बनाई जाती है, यानी कि जो रेटिंग होती है मोटर की, अगर आप थ्री फेज पे इस्तेमाल करोगे तो उसकी जो रेटिंग होगी वो अधिक होगी, या आप सिंगल फेज में इस्तेमाल करोगे तो उसकी जो रेटिंग होगी, जो क्षमता होगी, वो कम होगी। तो थ्री फेज सप्लाई पे हम जो मोटर यूज करते हैं उसकी शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। जो कि बात करें मोटर की, तो मोटर की जो रेटिंग होती है वो किसमें होती है, HP में होती है, हार्स पावर के अंतर्गत होती है मोटर। ठीक है, हम सिंगल फेज में
यानी कम एचपी का, कम शक्ति का मोटर इस्तेमाल करेंगे, और 3 फेज में अधिक क्षमता के। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि बहुकलीय यानी कि पॉलीफेज सिस्टम में मोटर की दक्षता, पावर फैक्टर क्या होगी, सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा हमारी उच्चतम होगी, अच्छा होगा। यानी जो हमारा पावर फैक्टर होगा और जो मेरी मोटर की एफिशिएंसी होगी, जो दक्षता होगी, वह 3 फेज में क्या होगी, बढ़िया होगी सिंगल फेज की तुलना में। सिंगल फेज में हम जब सप्लाई देंगे तो उतनी अच्छी ना तो उसकी एफिशिएंसी होगी, ना उसका बढ़िया पावर फैक्टर होगा, इसलिए हम 3 फेज सप्लाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जबकि हमारी मल्टी फेज या पॉलीफेज जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉलीफेज सिस्टम है यानी कि 3 फेज होंगे और तीनों फेज में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक टॉर्क यानी कि घूमने वाला बल गुण को उत्पन्न करता है 3 फेज सिस्टम। लेकिन सिंगल फेज में क्या होता है कि घूमने वाला टॉर्क उत्पन्न नहीं करता है, वह पल्सेटिंग टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसलिए हमारा जो सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा जो 3 फेज है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। जब अगला पॉइंट है कि बहुकलीय प्रणाली में 3 फेज लाइन से लाइट एवं फैन तथा पावर के लिए एक साथ लाइन ली जा सकती है, जबकि सिंगल फेज में हम एक साथ लाइन नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 3 फेज लाइन आ रही हैं उसमें से हम लाइट और फैन के लिए यानी कि नॉर्मल लोड के लिए और हमारा पावर के लिए हम भी एक ही साथ सप्लाई ले सकते हैं 3 फेज सप्लाई से। लेकिन हम जब सिंगल फेज सप्लाई है मेरे पास, उसके साथ हम एक साथ पावर और लाइट फैन सबके लिए कनेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें अगर एक साथ सबको कनेक्शन करना है तो उसके लिए हम 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मल्टी फेज में अल्टरनेटरों को सरलता से हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज करने का मतलब यह है कि 2 अल्टरनेटर को हम क्या करें, उसको पैरेलल में जोड़ दें ताकि उसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेनिफिट थे, लाभ थे किसके, 3 फेज सिस्टम के या पॉलीफेज सिस्टम के सिंगल फेज की तुलना में। आगे चलते हैं। अगला बात हमारा कि पॉलीफेज सिस्टम के प्रकार। तो बताया मैंने पॉलीफेज सिस्टम हमारे 3 तरह के हैं, एक सिंगल फेज, डबल फेज और 3 फेज। तो पहला हम बात करेंगे सिंगल फेज के बारे में, सिंगल फेज हो गया हमारा। हम बात करें किसकी, पॉलीफेज की। तो पॉलीफेज में उसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि जो फेज होगी हमारी 2 या 2 से अधिक होगी, तो 2 फेज पे स्टार्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 फेज की, यानी कि जहाँ पे कम से कम 2 फेज हों या फिर 2 से अधिक फेज होंगे, तो वहाँ पे हम उसको पॉलीफेज या बहुकला प्रणाली बोलेंगे। तो बात करेंगे 2 कला प्रणाली की यानी कि 2 फेज सिस्टम की। तो 2 फेज सिस्टम क्या होगा, 2 फेज सिस्टम में हमारी जो 2 कॉइल होंगी जिसमें 2 लाइन करंट होंगी और दोनों कॉइलों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का अंतर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 2 फेज सिस्टम में दोनों कॉइल के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। तो यही बात है 90 डिग्री का, यानी कि हमारी 2 कॉइल है, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, हमारी एक कॉइल यहाँ पे है और दूसरी कॉइल हमारी अगर ऐसे हो जाए तो दोनों कॉइलों के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। अगर इसको कह लें L1, इसको कह लें L2। इसमें क्या होगा, इसमें जो दोनों हमारी कॉइल हैं वो एक दूसरे से 90 अंश के अंतर पे क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बटी होती हैं। अब क्या होगा, जब 90 अंश पे बटी होंगी तो हम सप्लाई देंगे इस कॉइल में, तो क्या होगा, इंडक्शन के माध्यम से दूसरी कॉइल में भी हमारी सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमें एक EMF प्रोड्यूस होगा। जब हमारे क्या होगा, इसमें इंडक्शन के माध्यम से करंट फ्लो होगी तो दोनों में क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा, यानी कि कौन सा, इसमें हम बात करेंगे, इसमें हमारा होगा E1, इसमें जो हमारा होगा E2। और सब पूछा जाए कि चूंकि दोनों कॉइल एक दूसरे से 90 अंश के अंतर पर होती हैं 2 फेज में, तो इनमें जो EMF उत्पन्न होगा यानी कि विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा E1 और E2, तो E1 और E2 क्या होंगे, एक दूसरे से 90 अंश पर होंगे। तो यहाँ क्या होगा, E1 और E2 के बीच क्या होगा, यहाँ भी 90 अंश का अंतर होगा, यानी कि इनके EMF में भी क्या होगा, 90 अंश का अंतर होगा। तो ये हमारा क्या है, 2 फेज सिस्टम है। और जनरली हमारे यहाँ यही गाँव में जो जहाँ डोमेस्टिक एरिया है यही सप्लाई दी जाती है। 2 फेज यानी कि ऊपर के 2 फेज होते हैं और नीचे एक हमारा होता है अर्थ वायर, जिसको हम या फिर न्यूट्रल वायर भी कह सकते हो आप, न्यूट्रल वायर, जिसमें हम 2 फेज और एक न्यूट्रल वायर यानी कि 2 फेज 3 वायर प्रणाली का इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं। अगला हम बात करेंगे 3 फेज सिस्टम,
यानी कि 2 हो गया। अब बात करेंगे 3 फेज़ की। इस फेज़ में क्या होगा कि इनमें 3 कॉयल होंगी और तीनों कॉयल एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पर जुड़ी होती हैं। तीनों कॉयलों के बीच 120 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या होंगी 3 फेज प्रणाली में परस्पर 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। यानी कि आपकी जो 3 कॉयल हैं जिसको हम L1, L2, L3 कहेंगे, तो उनके बीच जो सप्लाई देंगे फेज सप्लाई R, Y और B, यानी कि हमारे जो 3 फेज होते हैं सब जानते हैं R, Y, B। तो जो तीनों फेज देंगे सप्लाई के तौर पे R, Y, B, उनके बीच जो एंगल होगा तीनों फेजों के बीच 120 डिग्री का होगा और तीनों फेज हमारे 120 डिग्री के अंतर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बटे होते हैं। इन्हें हम बोलेंगे 3 फेज। इसमें हम 3 फेज का इस्तेमाल करेंगे। आगे देख लेते हैं। जब सप्लाई देंगे हम 3 फेज का, इसमें जो हमारा EMF उत्पन्न होगा वो भी हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा 3 EMF उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने 3 कॉयल इस्तेमाल कर रखे हैं। तो यहाँ जो हमारा ग्राफ दिखा रहा है ये फेज R1 के R के लिए, ये Y के लिए और B के लिए, यानी कि जो तीनों होंगी क्या होंगी एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पे क्या होंगी अपने मैक्सिमम वैल्यू को, अधिकतम मान को प्राप्त करेंगे। जैसे ये जो हमारा है ये R के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ग्राफ बन रहा है किसके लिए, Y के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ग्राफ बनेगा हमारा किसके लिए बनेगा, B के लिए। तो जो तीनों R, Y, B जो तीनों फेज हैं परस्पर एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को, अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो 3 फेज हैं, इसमें 3 EMF उत्पन्न होगा, E1, E2 और E3। 3 विद्युत वाहक बल जनरेट होंगे, ठीक है। जो तीनों के बीच जो एंगल डिफरेंस होगा, यदि हम इसको कह दें 0 डिग्री पे, तो ये होगा हमारा 120 डिग्री पे और ये होगा हमारा 240 डिग्री पे। तो तीनों के बीच 120 डिग्री का अंतराल होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर बात करेंगे 3 फेज सिस्टम की, तो इसमें तीनों कॉयल के बीच या तीनों फेज के बीच 120 डिग्री का अंतराल होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा एक 3 फेज सिस्टम है, ठीक है। इसका बात करेंगे फेज सीक्वेंस की। हमारे पास फेज सीक्वेंस क्या होता है, तो भारत में हमारी जो सप्लाई दी जाती है, चाहे हम बात करें ट्रांसमिशन की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक फेज सीक्वेंस के आधार पे हम सप्लाई को देते हैं। हमारा जो मेन फेज सीक्वेंस है वो R, Y और B के क्रम में होता है, यानी कि पहले R, फिर Y और फिर B। ये हमारे 3 मेन फेज सीक्वेंस है। ये हमारा R, यानी कि इसमें हमारा जो EMF उत्पन्न होगा, यानी कि R में तो ER कह दिया हमने, ये हमारा हो गया। यानी कि फेज B में जो हमारा EMF उत्पन्न होगा उसको हम EB के साथ दर्शाएंगे, और जो हमारा फेज Y है उसमें जो हमारा EMF उत्पन्न होगा उसको हम EY से इंडिकेट करेंगे, EY से दर्शाएंगे, ठीक है, ठीक। और जब हमारा R है तो R कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब आप सप्लाई देते हो या सप्लाई कहीं से एब्जॉर्ब करते हो तो वहाँ पे 3 रंग की वायर मिलती हैं। एक होता है R, मतलब क्या होता है रेड, यानी कि लाल। हम Y की बात करें, B की बात करें तो ब्लू, नीला, और एक होता है Y का मतलब येलो, यानी कि पीला। ये हमारे क्या है 3 मेन फेज वायर हैं, रेड, येलो और ब्लू, यानी कि लाल, नीला और बुला, लाल, नीला और पीला, ठीक है। हमारे जो तीनों क्या है मेन फेज वायर हैं। इसके अलावा एक और आपको दिखता है, अगर आपको जो ब्लैक वायर दिखेगा, ब्लैक यानी काला वायर, तो ये हमारा काम करता है किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल के लिए ये आपका वायर ग्रीन कलर का है, किसका रंग का है, ग्रीन, यानी कि हरे रंग का है, तो ये हमारे अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अर्थिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे मेन 3 फेज वायर है R, Y, B, और इसके अलावा ब्लैक न्यूट्रल के लिए और ग्रीन हमारा किसके लिए, ग्राउंड के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस हमारा R, Y और B के क्रम में होता है। इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा में। और यही फेज हमको फेज को उल्टा कर दें, यानी बोलते हैं हम R, B, Y, तो ये हमारा होगा ऋणात्मक कलम है, यानी कि एंटी फेज या एंटी क्लॉकवाइज हमारा फेज होगा। तो इसको बोलेंगे हम बोले हमारा ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव या क्लॉकवाइज हम R, Y, B से बोलेंगे। अब से कहा जाए नेगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज तो R, B और Y से। तो हमारा जो मेन फेज सीक्वेंस है R, B और Y के सिद्धांत में हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वर्क करता है। हम ठीक है R, B और Y, सॉरी R, Y, B, ठीक है, R, Y, B होता है ना, मैं उल्टा बोल दिया था। R, Y, B हमारा जो मेन फेज सिस्टम है R, Y, B होता है, यानी कि रेड यानी कि लाल, येलो यानी कि पीला, B मतलब ब्लू यानी कि नीला। ये हमारा मेन क्या है 3 फेज सिस्टम है। और यदि आपका जो फेज सिस्टम है, आपका जो फेज सिस्टम है गलत हो जाएगा तो मोटर है जो हमारा 3 फेज मोटर है, जनरेटर है,
तो उनकी जो घूमने की दिशा है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम मोटर के घूमने की दिशा को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फेज सीक्वेंस है आर, वाई और बी, इसको हम यदि चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारा जो मोटर है उसके जो घूमने की दिशा है वो भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो ध्यान रखना 3 फेज में तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल होगा, और जो हमारा फेज सिस्टम है आर, वाई और बी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो हमारा फेज सीक्वेंस है किस क्रम में चलता है, तो फेज सीक्वेंस हमारा रेड, येलो और ब्लू के क्रम में चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा 3 फेज प्रणाली से संबंधित पद। अब यहाँ समझेंगे कि हमारी फेज करंट क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन करंट क्या होती है और लाइन वोल्टेज और सब में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में यहाँ समझेंगे हम। तो पहला पॉइंट है हमारा फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, यदि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, किसी एक कला, यानी कि कला का इंग्लिश होता है फेज, तथा एक न्यूट्रल, एक फेज व एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज मापते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फेज वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज कहलाते हैं। इसको हम वी पी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है कि जब भी हम दो लाइनों के बीच, यानी कि दो फेजों के बीच यदि हम वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल तो बोलेंगे फेज वोल्टेज, और दो फेजों के बीच जो वोल्टेज मापेंगे तो उसे बोलेंगे हम लाइन वोल्टेज। तो लिख लेना, किन्हीं दो कला, यानी कि दो फेज के सिरों के बीच यदि हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो मापी की जो वोल्टेज होगी उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। इसको हम वी एल से दर्शाते हैं। वी मतलब वोल्टेज और एल मतलब लाइन। ठीक है, अब हमारा लाइन का पहला फेज करंट। तो फेज करंट क्या होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो करंट मिलेगी उसे हम बोलेंगे फेज करंट। यानी कि एक कला, किसी एक वाइंडिंग के एक फेज में प्रवाहित होने वाली जो करंट होगी, एक फेज में जो करंट प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे फेज करंट। यदि दो फेज में, यानी कि दो कला में लाइन प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लाइन करंट। लाइन करंट यानी कि दो वाइंडिंग में या दो फेज में जो करंट प्रवाहित होगी उसको हम लाइन करंट के नाम से जानते हैं। इसको हम आई एल से दर्शाते हैं लाइन करंट को, और फेज करंट को आई पी से दर्शाते हैं। फेज करंट को आई पी से दर्शाते हैं। अगला है फेज पावर। तो किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो पावर मेजर करते हैं, जो पावर मापते हैं, उसको हम बोलते हैं फेज पावर। एक लाइन फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो हम पावर मापेंगे उसको फेज पावर बोलेंगे। इसको हम पी पी से दर्शा देंगे। पी का मतलब पावर और पी का मतलब फेज, यानी कि फेज पावर हो गया। ठीक है, यानी बात करेंगे तो क्या होगा, फेज पावर बराबर पी बराबर वी आई कॉस फाई, आप पढ़ चुके हो। इसके बाद बात करेंगे टोटल पावर। टोटल पावर क्या होगा कि किसी तीन फेज प्रणाली में तीनों फेज के बीच जो पावर मेजर करेंगे, मापेंगे, उनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, टोटल पावर। यानी कि उसको बोलेंगे पी टी से टोटल पावर। यानी तीनों फेज के बीच जो मापेंगे तो क्या होगा हमारा टोटल पावर 3 वी आई कॉस फाई। और हम बात करेंगे सिंगल फेज की तो क्या होगा पी पी, यानी कि वी आई कॉस फाई। हम बात करेंगे तीन फेज के बीच, तो एक फेज के लिए हो गया, तो तीन फेज के लिए 3 का गुणा कर दो, बाकी वी आई कॉस फाई आपका पहले सही है। तो ये हो गया हमारा टोटल पावर तीनों फेज के बीच। इसको आप ध्यान रखना, टोटल पावर क्या होता है हमारा 3 वी आई कॉस फाई। अगला हमारा है बैलेंस लोड, यानी कि संतुलित लोड। तो संतुलित लोड उसे कहते हैं जिसमें हमारी पावर फैक्टर, लोड करंट, प्रतिबाधा सभी का मान क्या हो, इक्वल हो, तो उसे बोलेंगे हम संतुलित लोड, बैलेंस लोड बोलेंगे। यानी कि जब क्या हो कि सभी फेजों में क्या हो, धारा का मान बराबर हो, उसमें पावर फैक्टर बराबर हो, उसका जो इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा है, सब क्या हो बराबर हैं, वोल्टेज बराबर है, तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस लोड कहेंगे, संतुलित लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा पूछिएगा, लग रहा गया क्या वो अनबैलेंस। हाँ ठीक है, ठीक।
बैलेंस हो गया था, अब कहते हैं अनबैलेंस ना। तो अनबैलेंस क्या होगा, जब 3 फेज सिस्टम में तीनों फेजों के बीच जो हमारी करंट है, जो वोल्टेज है, या फिर जो हमारा पावर फैक्टर है, जो उनका इम्पीडेंस है, यदि अलग अलग है, तीनों फेजों में करंट अलग अलग है, या वोल्टेज अलग अलग है, या उनके बीच जो पावर फैक्टर है वो अलग है, या उनके बीच जो इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा है वो अलग है, तो उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस लोड यानी कि असंतुलित लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कनेक्शन। तो हमारा जो 3 फेज सिस्टम है इसमें कनेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये हमारा है स्टार कनेक्शन, फिर होता है हमारा डेल्टा कनेक्टर। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में 3 फेज और 4 वायर होते हैं। 3 फेज 4 वायर, 3 तार कौन से होंगे, आर वाई डी यानी कि रेड येलो और ब्लू, हमारे 3 फेज होंगे। और ये जो चौथा वायर होगा उसको हम न्यूट्रल वायर के नाम से जानते हैं। तो स्टार में क्या होते हैं, 3 फेज और 4 वायर सिस्टम होते हैं। ध्यान देना, ये हमारे पास 3 फेज हैं, ये हो गया आर, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर। इसके बाद हमारा हो गया, ये हो गया हमारा बी, और एक हमारा रह गया ये वाई। हमारे पास 3 फेज हो गए, आर वाई और बी, और एक पॉइंट होगा न्यूट्रल। ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्टार पॉइंट है। यानी कि जिस बिंदु पर हमारे तीनों फेज के समान सिरे, तीनों फेज के समान सिरे मिलेंगे, उस बिंदु को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। सपोज दैट कि हमारा ये फेज है, ये इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। ये हमारा फेज वाई है, तो वाई फेज का ये पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा मान लेते हैं। ये हमारा फेज बी है, इसका ये पहला सिरा और इसका ये हमारा दूसरा सिरा। यानी कि तीनों फेज के जो समान सिरे हैं वो एक बिंदु पर आकर जुड़ जाएं, मिल जाएं, तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को हम स्टार पॉइंट कहेंगे। देखना, फेज आर का जो सेकंड पॉइंट है कहाँ मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है। हमारा जो फेज वाई है इसका जो सेकंड सिरा है इस बिंदु पर मिल रहा है, और जो हमारा फेज बी है इसका जो दूसरा सिरा है वो भी इस बिंदु पर मिल रहा है। यानी कि तीनों जो फेज हैं आर वाई और बी, जो उनके कॉमन टर्मिनल हैं, कॉमन टर्मिनल क्या है, सबके दूसरे सिरे जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल बिंदु। और हमने एक वायर एक कनेक्शन निकाल लिया, इसको बोलेंगे न्यूट्रल वायर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 फेज हो गए आर वाई बी, जिसके लिए 3 वायर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, तीसरा वायर ये हो गया, चौथा वायर हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल। इसलिए इसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके बीच हम लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होती है, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, हम यहाँ समझेंगे। तो ध्यान देना, हमने बताया था कि पहले बात करेंगे किसके लिए, पहले बात करेंगे फेज करंट और लाइन करंट की, इसके बाद फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की। तो मैंने बताया फेज करंट क्या होती है, तो किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापा गया जो करंट उसको बोलेंगे हम फेज करंट। तो अगर हमने एक फेज लिया, कौन सा है, हमने एक फेज ले लिया आर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है एन। तो यदि हम इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच जो करंट मापेंगे, इसके बीच, इसके और इसके बीच जो हम करंट मापेंगे उसको हम बोलेंगे आई पी यानी कि फेज करंट। या फिर आप चाहो तो कर सकते हो, जो हमारी फेज वाई है, आप न्यूट्रल को और बढ़ा लो, आप न्यूट्रल वायर को और बढ़ा लो। न्यूट्रल वायर को हमने क्या किया, और बड़ा कर लिया, ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया। तो हम इस न्यूट्रल और हमारा जो फेज वाई है, हमारा फेज वाई, तो इस न्यूट्रल वायर और इस फेज वायर के बीच हम जो मापेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फेज करंट होगा। यदि हमारा जो तीसरा फेज है वो कौन सा है, हमारा जो तीसरा फेज है ये हमारा बी है, यानी कि इस तीसरे फेज और इस न्यूट्रल के बीच, हमारा न्यूट्रल पॉइंट ये वाला है, इसके और ये हमारा फेज बी है, इसके बीच हम जो मापेंगे करंट उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम फेज करंट आई पी। समझ गए, यानी कि एक न्यूट्रल वायर और एक किसी फेज वायर के बीच जो करंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे फेज करंट। क्लियर है इतना। अब बात यही कर रहे थे हम फेज वोल्टेज की। तो फेज वोल्टेज क्या है कि एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच जो वोल्टेज मापेंगे उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। ध्यान देना, ये हमारा एक फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है।
तो इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसको बोलेंगे हम Vp, यानी कि फेज वोल्टेज। ठीक है, उसी प्रकार यदि आप इस न्यूट्रल वायर और इस फेज Y के बीच यदि हम वोल्टेज को माप रहे हैं तो ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया और ये हमारा फेज वायर कौन सा, Y हो गया। तो इन दोनों के बीच में हम जो वोल्टेज मापेंगे उसको बोलेंगे Vp। क्या बोलेंगे? Vp, यानी कि फेज वोल्टेज। उसी प्रकार हमारे पास एक फेज और है, कौन सा, B वाला। तो इस फेज B और इस न्यूट्रल N के बीच जो वोल्टेज मापेंगे उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। तो समझ गए आप कि यदि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच करंट मापेंगे तो फेज करंट, वोल्टेज मापेंगे तो बोलेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की बात। ये हमारा फेज R, इसके बाद ये हमारा वाला जो फेज है ये वाला हमारा Y, और जो सबसे नीचे है ये हमारा B है। लाइन करंट क्या होता है? किन्हीं दो फेजों के बीच मापा गया जो करंट उसको हम लाइन करंट कहते हैं। तो हमारा एक फेज R और एक फेज Y, तो इस R और Y के बीच ये हमारा R है और ये हमारा क्या है, Y है। R और Y के बीच जो हम करंट मापेंगे उसको बोलेंगे लाइन करंट, यानी कि I, L से इंडिकेट करेंगे। इसी प्रकार यदि हम R और B के बीच मापते हैं, R और B के बीच मापेंगे तो हमारा R हो गया यहाँ से लेके R, और B कहाँ तक है हमारा, B नीचे तक है, तो यहाँ से लेके इसके बीच कर ले हम, ये भी हमारा क्या होगा, IL हो जाएगा। समझ गए बात? या फिर हम दो फेज ये ले लें, Y और B ले लें, ऊपर वाला Y और नीचे वाला B। यदि इनके बीच हम मान लें, इनके बीच हम जो करंट मापेंगे उससे भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम IL कहेंगे, यानी कि किन्हीं भी दो फेजों के बीच जो करंट होगा उसको हम लाइन करंट बोलेंगे। अब बात आती है लाइन वोल्टेज की। तो किन्हीं दो फेजों के बीच जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। यदि R और Y के बीच जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे हम VL, लाइन वोल्टेज। उसी प्रकार R और इस B के बीच, R और B के बीच जो वोल्टेज होगा उसको भी हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज, यानी कि VL। इसी प्रकार ये Y और ये B है, तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज मापेंगे, यानी इनके बीच जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, VL होगा। समझ गए आप? लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार में क्या होता है, मैं तीनों पॉइंट जानते हैं आप, एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पे जुड़े होते हैं। थ्री फेज में तीनों बाइंडिंग के बीच 120 डिग्री का अंतर होता है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम कि स्टार कनेक्शन में क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, जब बात करेंगे मैं स्टार करंट की, स्टार कनेक्शन की, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी लाइन करंट वो फेज करंट के बराबर हो गई, लेकिन जो हमारा लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, नोट कर लेना इस पॉइंट को। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज को हम VL से इंडिकेट करते हैं। तो लाइन वोल्टेज जो हमारा होगा वो फेज वोल्टेज यानी VP का √3 गुना होगा। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि यानी जो हमारी लाइन करंट होगी वो फेज करंट का √3 गुना। अब बात कर लेते हैं लाइन धारा की, बात कर लेते हैं। तो लाइन धारा क्या होगा, लाइन धारा और फेज करंट यानी कि IL और IP दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। किस केस में, हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन में। और लाइन वोल्टेज VL बराबर √3 VP, लाइन वोल्टेज और ये फेज वोल्टेज। ठीक है, अब बात करें हम पावर की, शक्ति की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3 इंटू सिंगल फेज पावर। तो पावर क्या होता है हमारा, P बात कर लें हम, टोटल पावर क्या होगा, 3 इंटू सिंगल फेज पावर में क्या होता है, VI cos phi होता है। ठीक है, आप सिंपल जानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किस फेज में, हम बात करें यदि VP और IP के फेज में बात करें तो क्या होगा, 3 इंटू VP IP हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि हम यही बात करें टोटल पावर लाइन के केस में, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के केस में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा √3 VL और ये हमारा हो जाएगा IL। समझ गए बात? यानी कि हम बात करें जब टोटल पावर होगा 3 इंटू क्या होगा, V इंटू I होता है, यानी कि VP इंटू
IP हो जाएगा। और बात करें टोटल हम PT की टोटल पावर की लाइन के केस में, तो ये होगा √3 VL इंटू IL हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज क्या होता है हमारा स्टार कनेक्शन में। आगे चलते हैं अब। अगले क्या विशेषता है हमारी स्टार कनेक्शन की। तो पहला पॉइंट है, इस संयोजन में जो तीनों कुंडलियां हैं के समान सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में आपको कि तीनों कॉइल के जो सेकंड सिरे थे, जो दूसरे सिरे थे, वो एक जगह एक बिंदु पे जुड़े हुए थे। तो क्या हो गया, इस संयोजन में सबके तीनों कुंडलियों के जो समान सिरे हैं, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है, हमने दिखाया था डायग्राम में कि सभी कॉइल के जो दूसरे सिरे थे वो एक जगह जुड़े थे। अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारा ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया और एक कनेक्शन ये हो गया। हमने इसको बोला पहला कनेक्शन, ये दूसरा पॉइंट, ये इस कॉइल का ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि इस कॉइल का और इस कॉइल का तीनों का जो सेकंड पॉइंट है वो एक जगह ऐड हो रहा है। और यहाँ जुड़ने के बाद हमने एक वायर निकला था, इसको बोला था न्यूट्रल वायर, और ये हमारा हो गया RY और ये B। ये बात हो गया हमारा। सेकेंड बात कह रहा है कि लाइन धारा एवं लाइन धारा और फेज धारा दोनों क्या होती हैं, बराबर। अभी आप देखो ऊपर, यानी कि IL और IP के मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन बात करें वोल्टेज की, तो VL यानी कि VL हमारा लाइन वोल्टेज क्या होगा, VP का √3 गुना होता है, यानी कि VL बराबर √3 VP। अभी आप ऊपर देखे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे कंडीशंस है, ये हमारे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसमें कि इस पद्धति में उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हो जाता है। सबने देखा कि हम इसमें जहाँ पे हमारे सबके कॉमन पॉइंट मिल रहे थे तीनों कॉइल के, वहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, और वहाँ से हम वायर जब जोड़ देंगे उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल वायर। तो क्या होता है कि हमारी स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, जिससे हम अर्थ करने का काम करता है, जिसको हम अर्थ करके जो भी हमारा उपकरण है उसको दोष से हम बचा सकते हैं या लीकेज करंट से बचा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली में प्रकाश एवं शक्ति दोनों प्रकार की विद्युत तार संयोजित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हमें लो लोड चाहिए और पावर लोड चाहिए, दोनों जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अधिक पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। हमें कम शक्ति चाहिए तो उसके लिए हम फेज करंट और फेज वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि इस कनेक्शन में भी हमारे जो तीनों कॉइल है वो भी एक दूसरे से 120 डिग्री पे जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है, न्यूट्रल बिंदु हमारे डेल्टा में नहीं मिलती है। एक अंतर हो गया। जो हमारा सेकंड अंतर ये है, उसमें हमें क्या कहता है कि सभी फेज के जो कॉमन पॉइंट थे उनको हम एक जगह ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये हमारे अल्टरनेट क्रम में जुड़ेंगे, यानी कि एक कॉइल का दूसरा सिरा उसके अगले के पहले से, उसका दूसरा उसके अगले के पहले से जुड़ेगा, उसको बोलेंगे हम डेल्टा कनेक्शन। देखो ये हमारा, इसकी हमारी पहली बाइंडिंग, ये इसकी दूसरी बाइंडिंग, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें, हमारा कहाँ गया, ये बोला, ये हमारा R है, ठीक है। ये इसका अगर पहला सिरा है, इसका ये दूसरा मान लेते हैं। इसके बाद ये हमारा Y है, ये इसका पहला, तो ये इसका दूसरा। इसके बाद हमारा ये B है, ये इसका पहला और यहाँ हो जाएगा हमारा दूसरा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे डेल्टा कनेक्शन में जो बनेंगे तो क्या होगा, इनके बीच जो हमारे तीनों ये हैं एंगल, इनके बीच 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री यहाँ से नहीं होगा बल्कि ये बाहर होगा, यानी कि जो हमारे दोनों कॉइल हैं सबके बीच क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। और जो दोनों एंगल मापते हैं वो इसमें बाहर मापते हैं, लेकिन स्टार में हम अंदर मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि डेल्टा में क्या कंडीशन होता है, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बराबर। देख रहे हैं आप, हमारे तीनों कॉइल हैं, तीनों में क्या होते हैं 120 डिग्री का अंतराल होता है।
अब बात करें जब डेल्टा की, तो डेल्टा में क्या होता है, स्टार का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होंगे। इसमें क्या होगा, लाइन धारा जो हमारी होगी वो क्या होगी, फेज करंट का √3 गुना होगी, यानी कि IL बराबर √3 IP। जबकि इसके पहले हमने देखा था स्टार में क्या था, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर थे। अब बात करेंगे लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है किस में, डेल्टा में। लेकिन स्टार में क्या था, स्टार में था हमारा लाइन वोल्टेज बराबर √3 × VPH। थर्ड केस हम बात करेंगे पावर की, तो क्या होगा 3 × सिंगल फेज पावर, तो क्या होगा 3 × VPIP cos phi, यानी कि जो हमारा ये फेज वोल्टेज और ये फेज करंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यदि हम फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे VPIP cos phi। लेकिन यदि हम बात करें इसके टर्म में, किसके टर्म में, यानी कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में, तो जो हमारा पावर होगा वो कितना होगा, वो होगा √3 VL/IL cos phi के बराबर होगा। तो ध्यान देना कि लाइन करंट में √3 लगेगा, लेकिन फेज के साथ √3 नहीं बल्कि 3 लगेगा। ठीक है, तो नोट कराना इस चीज़ को। अब बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की विशेषता। इसमें क्या है, तो क्या होता है कि डेल्टा कनेक्शन में इस संयोजन में दो कुंडलियों के असमान सिरे आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि एक कॉइल का दूसरा सिरा उसके पहले से, उस कॉइल का दूसरा उसके पहले से जुड़ा होता है, यानी कि अल्टरनेट क्रम में जुड़े होते हैं। जबकि स्टार में सबके कॉमन पॉइंट एक साथ जुड़े थे। सेकंड नंबर, इस संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होते हैं। अभी आपने देखा था VL बराबर VP। लेकिन हम बात करें लाइन करंट और फेज करंट की, तो जो हमारा लाइन करंट होगा IL बराबर क्या होगा, √3 IP, यानी कि फेज करंट का √3 गुना होगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें क्या होगा, उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको अर्थ भी नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा, डेल्टा में 3 फेज 3 वायर होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर होता है किसमें, डेल्टा में। जब स्टार में 3 फेज 4 वायर, क्योंकि उसमें एक वायर न्यूट्रल का एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा था। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बैलेंस एवं अनबैलेंस लोड की बात करेंगे और उनके साथ परिपथ की। तो पहला हमारा बैलेंस परिपथ यानी कि संतुलित परिपथ। तो वे परिपथ जिनमें क्या होंगे, तीनों फेज के जो लाइन करंट हो, वोल्टेज हो, पावर फैक्टर और उनके साथ जो लोड जुड़े हैं सबके सब क्या हो, इक्वल हो, समान हो, तो उसको बोलेंगे हम हमारी जो सर्किट है वो बैलेंस कंडीशन में है, संतुलित स्थिति में है। उसको देख लेते हैं सर्किट को। ये हमारा सर्किट डायग्राम है बैलेंस कंडीशन का, ध्यान देना। ये हमारी IR यानी कि एक हमारी एक फेज करंट ही है, इसके बाद एक फेज करंट हमारी किस में, ये Y, और एक फेज करंट हमारी ये B। तो हमने क्या देखा कि हमारे स्टार में कनेक्शन है, तो ये हो गया R, Y और B के नाम जानते हैं हम। तो देखो इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है एक रजिस्टेंस मान लेते हैं हम, एक इसको रजिस्टेंस मान लिए, और एक क्या लगा है, एक लगा है इंडक्टेंस यानी इंडक्टर। इसी के प्रकार इस कॉइल के साथ, इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा हुआ है। इस प्रकार इसके साथ भी क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे जो 3 सिस्टम है, जो 3 फेज हैं, तीनों फेजों के साथ जो लोड लगे हुए हैं, तो लोड में क्या है, तीनों के साथ एक रजिस्टर और एक इंडक्टर लगे हुए हैं। और ये हमारा क्या है, और ये हमारा न्यूट्रल वायर, और इसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो इसके साथ भी एक प्रतिरोध और एक इंडक्टर, इसके साथ भी क्या होगा, एक लोड प्रतिरोध और एक इंडक्टर, और इसके साथ भी एक। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सारे हमारे बैलेंस कंडीशन में है, संतुलित स्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ कुछ कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो जब बैलेंस कंडीशन में होगा और हमारा कनेक्शन स्टार में होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा बैलेंस कंडीशन की स्थिति में हमारा IR, IY, IB और IP क्या होंगे, तीनों हमारे इक्वल होंगे। यानी कि जब बैलेंस में है तो तीनों फेजों में क्या होगी, तीनों फेजों में जो हमारी धारा होगी वो समान होगी, तभी तो बोलेंगे कि बैलेंस कंडीशन में है। अगर जब समान नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस है, बैलेंस कंडीशन नहीं है। तब इस केस में क्या होगा, जो न्यूट्रल में जो करंट बहेगी, न्यूट्रल में जो करंट बहेगी वो IR, IY और IB तीनों के योग के बराबर, यानी कि आप कह सकते हो कि IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB के बराबर होता है। किसमें,
बैलेंस कंडीशन में, तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम यदि क्या करेंगे कि जब बात करेंगे न्यूट्रल में धारा कितनी होती है, आप सब जानते हैं कि न्यूट्रल में धारा का मान 0 होता है, न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी यानी कि आई एन बराबर क्या होगा हमारा, आई एन बराबर 0। चूँकि आई एन बराबर 0 और आई एन के बराबर क्या हमारा आई आर आई वाई प्लस आई बी का योग है, इसलिए आई आर आई वाई और आई बी यानी कि तीनों फेजों का जो करंट है उनका जो योग होगा उनका मान क्या होगा 0, जो कि न्यूट्रल करंट में होती है। ठीक है, ये कंडीशन दोनों ध्यान रखना। अब बात करेंगे अनबैलेंस लोड, यानी कि जब तीनों फेज के साथ जो लोड करंट हो, वोल्टेज हो या उनके साथ जो लोड लगे हों वो क्या हो, वो बैलेंस कंडीशन में ना हो, समान ना हो, तो उन्हें बोलेंगे हम अनबैलेंस या अनबैलेंस लोड कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा कनेक्शन स्टार में है, ये आर, इसके बाद ये हमारा बी और ये हमारा आई वाई है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कह लो, और एक लगा हुआ है कैपेसिटर। हम देखेंगे इस फेज के साथ क्या लगा हुआ है, इस फेज के साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है और एक इंडक्टर एल लगा हुआ है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ भी एक आर और एक एल लगा हुआ है। तो ध्यान देना, इस वाले में, इस यानी कि बी वाले फेज में एक प्रतिरोध और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है। हम बात करें वाई वाले में भी तो एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, लेकिन हम बात करें आर वाले में तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की जगह पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो क्या हो गया, इन तीनों में जो लोड का मान है वो इक्वल नहीं है। जब तीनों में यदि लोड का मान इक्वल नहीं होगा तब तीनों में क्या होगी, तीनों फेजों में धारा का मान अलग होगा, वोल्टेज का मान अलग होगा। इसलिए जो हमारी कंडीशन होगी इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस कंडीशन, यानी कि असंतुलित स्थिति का नाम देंगे। जब बात करेंगे अनबैलेंस की स्थिति में तब क्या होगा, हमारा आई एन प्लस आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई बराबर 0 होगा। यानी कि न्यूट्रल करंट होगी वो क्या होगा, माइनस के आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई का योग होगा। लेकिन बैलेंस में क्या था, बैलेंस में था आई एन बराबर, हम प्लस कर सकते हैं इसको, आई एन आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी था। तो ये मेन डिफरेंस हमारा बैलेंस और अनबैलेंस में है। तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं आप। अगला हमारा पावर मापने की विधि, यानी कि शक्ति मापने की विधि। तो 3 विधि है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। तो पहले हम बात करेंगे 1 वाट मीटर की विधि। तो इस विधि में क्या होगा, इस विधि में हम संतुलित लोड मापते हैं। 1 वाट मीटर विधि से हम संतुलित लोड मापते हैं। और वाट मीटर में क्या होता है, हमारा वाट मीटर में एक करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल को हम जोड़ते हैं सीरीज में और प्रेशर कॉइल को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी वाट मीटर हैं सब में क्या होंगी, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को हम सर्किट के सीरीज में और प्रेशर को समांतर में जोड़ते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा, ये हमारी क्या है, 1 वाट मीटर विधि मेथड है। ये हमारा 1 वाट मीटर है, 1 वाट मीटर है। ये हमारी क्या है, ये वाली है हमारी CC यानी कि करंट कॉइल। और इसको हम बोलेंगे, ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम PC यानी कि प्रेशर कॉइल या दाब कुंडली। इसको धारा कुंडली करंट कॉइल, इसको दाब कुंडली प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं। जो करंट कॉइल होती है हमारी सर्किट के साथ जुड़ी होती है सीरीज में, और जो हमारी प्रेशर कॉइल है ये जुड़ी होती है सर्किट के साथ समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम बात करेंगे 1 वाट मीटर विधि की तो इसमें हम न्यूट्रल जरूरी है हमारे लिए। हम जब बात करेंगे 1 वाट मीटर विधि की, इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच हम क्या करेंगे, इस वाट मीटर को जोड़ते हैं। तो ये हमारा एक फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच हम क्या करेंगे, हम वाट मीटर को लगा देंगे। तो ये में जो रीडिंग देगी इसको हम 1 वाट मीटर विधि को कहेंगे। तो यहाँ से 2 चीज नोट कर लेना, इसका उपयोग केवल संतुलित शक्ति यानी कि बैलेंस पावर की शक्ति मापने में होता है। नंबर 2 पॉइंट लिख लेना, करंट कॉइल परिपथ के
सीरीज में तथा प्रेशर कॉइल परिपथ के समांतर में जुड़ी होती है, समांतर में जुड़ी होती है। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा 2 वाट मीटर विधि। तो इस विधि के द्वारा हम बैलेंस और अनबैलेंस यानी कि संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार की शक्ति को माप सकते हैं 2 वाट मीटर के विधि के द्वारा। और इस विधि में न्यूट्रल वायर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? इसमें। ठीक है, इस विधि में न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसके द्वारा हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों को माप सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने 1 वाट मीटर लगा दिया इस यानी कि आर और वाई के बीच में, आर और वाई के बीच में क्या लगाया है, 1 वाट मीटर W1 लगा दिया है। इसी प्रकार वाई और बी के बीच में, इस वाई और बी के बीच में हमने 1 वाट मीटर लगा दिया, इसको नाम ने दिया W2 कह दिया। ठीक है, इसमें देखा आपने कि कोई भी न्यूट्रल पॉइंट हमने नहीं लिया है, जबकि सिंगल वाले में हमने न्यूट्रल पॉइंट लिया था। तो यहाँ पे हमने 2 वाट मीटर यूज किया है और दोनों वाट मीटर क्या होंगे, 2 फेजों के बीच लगाएंगे और ये दोनों वाट मीटर हमारे क्या होंगी, W1 W2 हैं, जो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड को मापने का काम करेंगे। ठीक है, तो लिख लेना, इसके द्वारा बैलेंस तथा अनबैलेंस यानी कि संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के शक्ति को माप सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ये हमारी होगी करंट कॉइल, ये जो ऊपर वाली कॉइल है इसको बोलेंगे CC करंट कॉइल, जो नीचे वाली है इसको बोलेंगे PC प्रेशर कॉइल। इसमें भी हमारा क्या होगा, ये जो हमारी है जो नीचे वाली इसको बोलेंगे CC करंट कॉइल और ये हमारी PC करंट कॉइल, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये सप्लाई के सीरीज में है लेकिन ये क्या है, पैरेलल में है। इसी प्रकार ये हमारी सप्लाई के सीरीज में है और ये क्या है, इसके पैरेलल में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है 3 वाट मीटर विधि। तो इस विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, पावर को 3 वाट मीटर के द्वारा नापते हैं और इसमें भी हम बैलेंस और अनबैलेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जब पावर मापेंगे तो तीनों वाट मीटर को अलग अलग जो रीडिंग होगी उनको जोड़ के हम निकाल लेंगे। इसमें हम 3 वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे और जो तीनों वाट मीटर क्या होंगी, हमारी W1 W2 और W3 के नाम से जानी जाएगी। ये जो हमारा वाट मीटर है ये भी बैलेंस और अनबैलेंस यानी कि संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए उपयोग में ली जाती है। अब देखो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास 3 कंज्यूमर है, 3 उपभोक्ता हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 व्यक्ति हैं। तो इन तीनों लोगों को हमने अगर 5 किलोवाट, इनको भी 5 किलोवाट और इनको भी 5 किलोवाट का हमने लोड दे रखा है, इनको भी 5 किलोवाट, इनको भी 5 किलोवाट और इनको भी 5 किलोवाट। तो तीनों पे क्या है, हमने लोड समान दे रखा है, इसको बोलेंगे हम बैलेंस लोड। ठीक है, यदि इन तीनों लोगों को हमने लोड अलग अलग कर दिया है, लोड का मान क्या है, बराबर ना दे के हमने क्या कर दिया, किसी को दे दिया 60 किलोवाट, किसी को दे दिया हमने 8 किलोवाट और किसी को दे दिया हमने 10 किलोवाट। तो अब क्या हो गया, अब जो तीनों लोगों के पास जो लोड हम दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग है। इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस लोड यानी कि असंतुलित लोड कहेंगे। तो हमारा लोड बैलेंस हो या फिर अनबैलेंस हो, दोनों के लिए हम 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो 1 वाट मीटर विधि है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बैलेंस लोड के लिए काम करेगा। इसमें जो हम पावर को मेजर करेंगे तो यहाँ जो हमारा वो टोटल पावर क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर हो जाएगा। यदि हम बात करें 2 वाट मीटर में, 2 वाट मीटर में क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2 हो जाएगा। ये 2 वाट मीटर के लिए और ये हमारा 3 वाट मीटर के लिए है। ठीक है, आगे इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ हमने 3 वाट मीटर लगा रखा है और मैं जो वाट मीटर लगेगा इसमें
हमने न्यूट्रल पॉइंट ले रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 फेज हमारे पास, तो 3 फेजों यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच हमने 1 वाटमीटर, इसी प्रकार दूसरे फेज और एक न्यूट्रल के बीच वाटमीटर, इस प्रकार तीसरे फेज और न्यूट्रल के बीच वाटमीटर लगाएंगे और हमारा क्या होगा, 3 फेज 3 वाटमीटर होगा। ये हमारा फेज आर, ये वाई और बी, और ये हमारा न्यूट्रल है। हमने यहाँ एक फेज लगाया है आर और इस एन के बीच में ये लगाया है, ये हमारा होगा W1, जिसमें ये ऊपर वाली करंट कॉइल और नीचे वाली हमारी प्रेशर कॉइल हो गई। इसी प्रकार ये हमारा क्या है, फेज वाई है और ये हमारा न्यूट्रल है। इस यहाँ हमने जो लगा रखा है वाटमीटर W2, तो क्या होगा, ये हमारा इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच लगा रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे हमने लगा रखा है, तो इस फेज और इस न्यूट्रल के माध्यम से यहाँ हमने जोड़ रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि तीनों फेजों के साथ एक एक न्यूट्रल कनेक्ट करके हमने क्या किया कि तीनों वाटमीटर को जोड़ दिया। ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये दिखाएगा 3 वाटमीटर की, और इसके माध्यम से हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोडों को नाप सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये काफ़ी छोटा था और यही पे आपको फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।